हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है। हमारे आती है थर्ड हमारी बुक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। क्लियर है? 3 लेक्चर इसमें पहुंच चुके हैं और हम बहुत अच्छे से एक एक करके सब चीजों को देख चुके हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना व्यापार शुरू करा, इसको हम देख लिए। और व्यापार के लिए युद्ध कैसे हुआ, जो आपका प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्लासी के युद्ध के बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपका इन्होंने अपनी चीजों को कब्जाया और कंपनी कैसे अफसर बन बैठी, इसको भी हमने पढ़ लिया इस पैराग्राफ में। फिर उसके बाद ये पढ़ने के बाद हमें देखा कि कंपनी का फैलता शासन, कंपनी का शासन कैसे फैला, और हमने ये भी पढ़ा कि 1757 में आपका जब आपका प्लासी का युद्ध होता है और 1857 की जब अब क्रांति होती है, 100 साल तक कंपनी भारत में शासन करती है। उसके बाद महारानी का शासन इंडिया में लागू होता है। क्लियर है? ठीक। उसके बाद आप देखिए, इसके हमने पढ़ा कि सहायक संधि क्या होती है। उसके हमने पढ़ा, कल देखा हमने कि आपका रेजिडेंट क्या होते हैं, उनकी पावर्स क्या है, किस तरह से वो काम करते थे। फिर हमने देखा कि शेर मैसूर आपका टीपू सुल्तान यानी कि बेसिकली मैसूर रियासत के बारे में पढ़ा। और मैसूर रियासत के पढ़ने के बाद हमने जो है मराठाओं के बारे में पढ़ा कि कैसे आपका मराठा जो पहले अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, बाद में अंग्रेजों ने ही इनको समाप्त करने की सोची। और कैसे पूना से, नागपुर से दादा, आप वहां देखेंगे, वहां से इनके साथ आपका सालाबाई की आपका संधि करके, अब आप सोचिए कि वहां उनको पूना से उठाकर कानपुर में एक जगह है बिठूर, वहां उनको शिफ्ट कर दिया गया। कि बेसिकली कहाँ के थे आपके मराठा? आपके पूना महाराष्ट्र के। लेकिन जब आपके सालाबाई की संधि हुई, उनको कहाँ ला दिया गया? उठाकर कानपुर में बिठूर में शिफ्ट कर दिया। और क्या बना दिया? पेंशन भोगी यानी कि सैलरी पर रख दिया कि अब आपका सारा राज्य हमारे पास है, आप अपने खाने खर्चे के पैसे लेते रहिए। और बस इतना हम लोग आपका कल के लेक्चर में आपका पढ़ चुके थे, देख चुके थे। आज हमें आगे शुरुआत करनी है और आगे हमको देखना है, तो इसी पर हम आपका चलेंगे। एक इमेज आपको देखनी है। सबसे पहले ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये इमेज है लॉर्ड हेस्टिंग की। इसकी है लॉर्ड हेस्टिंग की ये इमेज। चलिए, पैटर्न क्रम आपको पता ही है कि कोई भी बच्चा माइक लेकर किसी भी स्कूल से खड़ा होता है, वो चैप्टर को पढ़ता है, रीडिंग करता है, फिर उसके बाद मैं आपको चीजों को डिस्क्राइब करके आपको समझाता हूँ। इससे क्या होता है? आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप मुझसे बात करते हो, मैं आपसे करता हूँ, चीजें पता लगती हैं और स्किल अच्छी होती है। जीएस राउंड रमो, माइक ले ले बेटा, बहुत अच्छे। माइक ले लीजिए और आप चैप्टर का रीडिंग करिए। आपने कल भी पढ़ा था। माइक गुड ऑन है, मॉर्निंग आ सर। रही है आवाज। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? प्रगति। प्रगति। आप कल भी पढ़े थे ना प्रगति बेटा? चलिए आप पढ़े। और एक चीज ध्यान रखना, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है? ताकि और बच्चे भी अच्छे से देख सके और सुन सके, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्पीड में पढ़ते हो। चलिए। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया।
1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद बितौर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायनाथ ने यह प्रतिरोध किया जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। प्रगति, शाबाश, आप बैठ जाओ। ये है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और उनकी एक स्मृति। देखिए, जब भी कहीं एक शब्द आता है स्मृति, इस शब्द को गौर करिए। चलिए ध्यान दीजिए, यह है कित्तूर की महारानी। स्मृति अगर कहीं शब्द आए, स्मृति का मतलब होता है किसी की यादगार में कोई बनाई गई चीज, चाहे उसकी खुद की आपकी फोटो हो, इमेज हो, मूर्ति हो, कुछ भी। स्मृति हमेशा किसी की याद दिलाती है। क्लियर है? तो यहाँ किसकी स्मृति बनी हुई है? आपका कित्तूर की रानी आपका चेन्नम्मा की। इस कहानी को भी पढ़ेंगे और आप बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, दूसरे राज्यों को हड़प रहे हैं, कब्जा रहे हैं सहायक संधि के माध्यम से। कह रहे हैं सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्च मतलब सुपरमेसी और दावा का मतलब होता है अधिकार। जो हम कह रहे हैं वो ही सही है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा दावा। दावा का मतलब इन द सेंस हक है, ऐसे कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है। विवरण का मतलब है जो कहानी, जो स्टोरी दी गई है उससे हमें स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार पर आक्रमण की नीति चला रही थी। क्या चाह रही थी वो? क्षेत्रीय विस्तार करना। मैं अगर आपसे पूछूं क्या कारण था कंपनी क्षेत्रीय विस्तार कर रही थी, कोई बच्चा बताएगा कि क्या कारण था कंपनी क्षेत्रीय विस्तार कर रही थी? उसने अवध को मिला लिया, हैदराबाद को अपने में मिला लिया, बंगाल को अपने में मिला लिया, मराठा को अपने में मिला लिया। क्लियर है? हैदराबाद को मिला चुकी है, पंजाब राज्य को मिला चुकी है, सिंध को अपने में मिला रही है। ऐसा क्या कारण है? तो एक ही कारण है, जितना बड़ा क्षेत्र उनके कब्जे में रहेगा उतना राजस्व, उतना पैसा उनके पास आएगा। ये उनकी प्राइम है। क्लियर है? अब देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 के बीच भारत के आपके गवर्नर जनरल रहे, ठीक, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई आपकी नीति शुरू हुई। क्या हुई? सर्वोच्चता की एक नीति। ठीक, कह रहे कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी कि सबसे सुपर कौन है? कंपनी। उन्होंने साफ बोल दिया कि जो कंपनी है वही सबसे ऊपर है, बाकी कोई भी व्यक्ति आपका कंपनी से ऊपर नहीं है। वह भारतीय राज्य से ऊपर है और कह रहे हैं कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय राज्य का अधिग्रहण कहने का मतलब वो किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला सकती है, उसको बोलते हैं अधिग्रहण करना, ऑक्युपाई करना। यानी कि वो किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला सकती है, यानी कि कंपनी अपने क्षेत्र है वो किसी राज्य को, किसी की रियासत को अपने में मिला सकती है, उन्हें हक है। अब ये हक किसने दे दिया था ये पता नहीं था। अधिग्रहण की धमकी देने का कारण अपने पास मानना था कि सोच अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती कि वो किस तरह की सोच है, उनकी जो उनकी वापता पॉलिसी है उसमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कह रहे कि लेकिन प्रतिक्रिया जो है आपके बोरो कोड नहीं चलती। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर में एक रियासत थी, एक जगह थी, कर्नाटक पड़ता है वर्तमान में कित्तूर, तो वहां छोटा सा राज्य था। जब उन्होंने उस कर्नाटक के राज्य को अपने में कब्जाने का प्रयास किया, आप जानते हैं मैसूर को कब्जा चुके हैं, तो मैसूर के बगल में क्या पड़ता था? आपका कित्तूर पड़ता था। वो कित्तूर को भी अपने में मिलाना चाह रहे थे। तो क्या हुआ? छोटे राज्य कित्तूर को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया,
लेकिन वहां की रानी थी आपकी रानी चेन्नम्मा ने क्या कर लिया, हथियार उठा लिए। यानी कि अब आप हमारे राज्य को कैसे कब्जा सकते हो, उसके लिए वो आक्रामक हो गई, हथियार उठा लिए। और फाइनली होता क्या है, उनको आप देख लेंगे कि 1924 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1929 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक करीब चौकीदार रायनंगा ने विरोध जारी रखा। एक दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने महारानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद भी आप देखेंगे ये प्रतिरोध अपना जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें अंग्रेजों को पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। कहाँ लटका दिया उनको, 1830 में फांसी पर लटका दिया। यानी कि चेन्नम्मा लड़ी कित्तूर से, उनकी मृत्यु के बाद रायनंगा लड़े, फिर उनका चार तरफ जो उन्हें बहुत ज्यादा आपका समर्थन मिलने लगा, अंग्रेज ने उनको पकड़ा और उनको फांसी पर टांग दिया। आप जानते हैं अंग्रेजों के सामने सबसे अच्छा था वो किसी को पकड़ते थे, उसके राजा को फांसी दे देते थे, और लोग वैसे ही आपका डरकर वो आंदोलन को छोड़ दिया करते थे। तो क्या हुआ, उसको फांसी दे दी। ठीक, प्रतिरोध ऐसा कि कोई दूसरा उदाहरण किताबों में आगे नहीं पढ़ेंगे, और फांसी भी ऐसी थी कि और दूसरा एग्जाम्पल आपको ना मिल सके। और ये है आपके लॉर्ड हेस्टिंग, जिन्होंने आपका ये नीति अपनाई कि भैया हम क्या करेंगे, दूसरे क्षेत्र का विस्तार अपने क्षेत्रों में कर लेंगे। ये महाशय थे, आप इनको देख सकते हैं, एक इनकी फोटो बनी हुई है, क्लियर है। और भारत के ये गवर्नर जनरल रहे 1813 से लेकर 1823 के बीच का इनका टाइम पीरियड है, क्लियर है, ध्यान रहेगा आपको इतना। चलिए अब ये देखिए, ये है रानी चेन्नम्मा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रानी चेन्नम्मा वाला और जो आपकी सर्वोच्चता का दावा का जो चीज है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया। आप आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी धीरे धीरे करके किसी न किसी क्षेत्र को अपने में कब्जाने का प्रयास कर रही है। ऐसा ही प्रयास अब एक और राज्य की तरफ हो चुका है, और उस राज्य का नाम है आपका पंजाब। अब वो किसको कब्जाएगी, पंजाब को। लेकिन पंजाब इसके कब्जे में इतनी आसानी से नहीं आने वाला। क्लियर है, आएगा कैसे, इसको हम लोग आपका देखते हैं। चलिए जीएचएस रामू, बेटे प्रगति, और कोई बच्चा पढ़ेगा, और कोई बच्चा माइक लेकर पढ़े। हाँ हाँ ठीक है, दे दीजिए, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अदिति नौटियाल। ठीक है बेटे। अदिति, आप माइक को मुंह के पास रखना और आप पढ़े बेटा। अदिति। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंधु भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की ताल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई
पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी के अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है बेटा अदिति, सब ठीक है ना? आवाज बड़ी वैसी पक्का? चलिए चलो कोई बात नहीं, बैठ जाइए, शाबाश। बहुत जोर से नहीं बोल रही क्योंकि कल उसका जो साउंड था बड़ा अच्छा था। आइए, इतना हम लोग अभी जिस तरह से अदिति ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा आपका समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखिए एक छोटी सी इमेज फोटो देखिए ताकि आपका पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट लगे। ये है महाराणा रंजीत सिंह, और आप जानते हैं रंजीत सिंह कौन थे? जो आपका पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के राजा थे महाराजा रंजीत सिंह। क्लियर है? और बहुत सारी अलकर एक मिसल बनी थी, सुकल और चकिया मिसल, और उसी के यानी कि राजा बने आपका कौन? महाराजा रंजीत सिंह। अब कंपनी मैसूर को कब्जा चुकी है। सबसे पहले बंगाल कब्जाया, अवध कब्जाया, क्लियर है? मैसूर कब्जाया, कर्नाटक कब्जाया, और उसके बाद कित्तूर कब्जाया। अब किसका नंबर है? पंजाब का। क्लियर है? अब पंजाब को कब्जाने पर कोशिश कर रही है। बेटा प्राची सामने ध्यान दो, प्रतिज्ञा आप देखें बेटा, सामने देखें। चलिए, कह रहे कि 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। किसके प्रभाव से? रूस के। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में ना फैल जाए और भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। कहां चाह रहे थे? उत्तर पश्चिमी जो हमारा ऊपर के प्रांत थे, बेसिकली इन सारे क्षेत्रों में वो अपने कब्जे करने की सोच रहे थे कि यहां भी हमारा कब्जा हो जाए, इधर भी कब्जा हो जाए, यहां भी हो जाए। इन सारे क्षेत्र में अपना कब्जा करने को लेकर कोशिश कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। क्लियर है? और कारण क्या था? रूस से डरे हुए थे। अब क्या है, उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। कैसी लड़ी? एक आपका लंबी लड़ाई लड़ी, और वह आप ब्रिटिश कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। और 1873 में सिंध के कब्जे में आ गया। और क्या हो रहा? जब पहले सिंध जब इनके कब्जे में आया, इसके बाद अब पंजाब की बारी थी। सिंध जो है वर्तमान में पाकिस्तान में प्रांत में है। उस समय की बात हो रही है जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। क्लियर है? यह महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। अब होता क्या है, महाराजा जो आपके रंजीत सिंह थे, ये काफी सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से बड़े सशक्त थे। तो इन्होंने अंग्रेजों को अपने यहाँ जो है सहायक संधि किसी प्रकार की चीजों को उन्होंने अपना कब्जा नहीं करने दिया। अब कह रहे हैं कि 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासतों में 2 लंबी लड़ाइयां, और जब ये इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने बाप की लड़ाई लड़ी, और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। किस पर कर लिया? पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। अब कह रहे हैं विलय की नीति, एक नीति चली थी विलय, हड़प का सिद्धांत। अभी आपने पढ़ा लॉर्ड डलहौजी इसका प्रमुख था, और 1848 से लेकर 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी जो कौन थे? गवर्नर जनरल थे।
ये राज्य हड़प नीति या आपका विलय का सिद्धांत को लेकर आए थे। ठीक, और ये कैसी थी? एक नई नीति अपनाई गई थी। यह सिद्धांत तर्क दिया गया था कि शासक की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई मान लीजिए किसी जगह कोई शासक है, उसकी मृत्यु हो गई, अगर उसका कोई वारिस पुरुष नहीं है, कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि अगर उससे कोई लड़का नहीं है, लड़की है, तो जैसे कोई बच्चा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऐसा राज्य कंपनी उसको हड़प कर लेगी और कंपनी में चला जाएगा, या वो हिस्सा कंपनी का भूभाग बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले नंबर आया आपका किसका? सतारा का। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद संबलपुर का जगह आया, और उसके बाद उदयपुर जो आपका राजस्थान में है। उसके बाद नागपुर, और नागपुर के बाद झांसी की कहानी की तो आपने सुनी है, ये अंग्रेजों के हाथों में चला गया। तो सबसे पहले 1848 में कौन गया? सतारा, और लास्ट में 1854 में कौन गया? आपका ध्यान रखना, तो 1854 में झांसी के हाथों में चलेगी। आखिरकार 1756 में कंपनी ने अवध को भी, अवध मतलब जो आपका यूपी का है, पूर्व यूपी को भी अपने में मिला लिया। और जैसे ये मिला तो अब यहाँ तो आपका राजा भी था, शासक भी था, उत्तराधिकारी भी था। तो इन्होंने कहा अवध की जनता नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए हम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं, और हमें क्या करना पड़ रहा है? इसके कारण अवध पर अपना कब्जा करना पड़ रहा है, और हम मजबूर हैं वो कब्जा करने के लिए। और क्या हुआ कि अपने प्रिय नवाब जिस तरह गद्दी से हटाया है, उसे देखकर लोग भड़क गए, और अवध के लोगों ने 1857 की क्रांति कर दी। क्या हुआ? और 1857 क्रांति इसी दौरान होती है जब लोगों ने, वहां के शासकों ने अवध को अपने में मिलाया, अंग्रेजों ने। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम इसमें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे अंग्रेज धीरे धीरे करके हर एक राज्य को अपने में मिला रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।